नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण नामक बुक में से मालव जनपद के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मत्स्य जनपद के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम मालव जनपद के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मालवों का प्राचीन निवास स्थान। सिकंदर महान तथा बाद में इंडो ग्रीक सैनिक अभियानों से जर्जरित परंतु अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने की भावना से ओतप्रोत दक्षिण पंजाब की जो जातियां राजस्थान में आकर बसी थी, उनमें मालव जाति प्रमुख थी। मालव लोग भारत की प्राचीन जातियों में से थे और उनमें शुरू से ही गणतांत्रिक परंपराओं की प्रधानता रही थी। पाणिनि ने उनका वर्णन एक आयुधजीवी यानी कि सैनिक वर्ती जाति के रूप में किया है। महाभारत में इस जाति का उल्लेख मिलता है, जिसमें मालवों की शूरवीरता का पता चलता है। यूनानी लेखकों की रचनाओं से पता चलता है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय में यह जाति पंजाब में रावी और चिनाब के संगम के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती थी और उनका राज्य संभवतः रावी के निचले भाग की ओर दाहिने तट पर था। सिकंदर का प्रतिरोध। स्वतंत्रता के अनन्य उपासक मालव लोगों ने विदेशी आक्रांता सिकंदर का सामना करने का निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने अपने परंपरागत शत्रुओं एवं पड़ोसी शूद्रकों के साथ मित्रता स्थापित की और दोनों ने संयुक्त रूप से यूनानियों का सामना करने का निश्चय किया। यूनानी इतिहासकार कर्टियस के अनुसार शूद्रकों और मालवों के पास 90,000 पदाती, 10,000 अश्वारोही तथा 900 हाथी थे। दुर्भाग्यवश शूद्रकों की सेना मालव सेना से मिल पाती उससे पहले ही रणकुशल मालवों पर अचानक टूट पड़ा और भारी नरसंहार के बाद वे मालवों को पराजित करने में सफल रहा। परंतु सिकंदर को भी उस युद्ध में एक गहरा घाव लगा, जिससे उसके सैनिकों में विषाद छा गया और उन्होंने अपना आक्रोश मालवों के बाल, वृद्ध एवं नर नारियों का वध करके प्रकट किया। ऐसी स्थिति में इस जाति के अनेक परिवार अपने मूल निवास स्थान पंजाब को छोड़कर राजस्थान की ओर चल पड़े। राजस्थान में मालव शक्ति की स्थापना। शुंग काल में इंडो यूनानियों के समय भी मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियों ने व्यापक पैमाने पर पंजाब से पलायन किया और राजस्थान में आकर बस गई थी। उनमें से कुछ ने ब्राह्मी लिपि में अपने सिक्के प्रचलित किए थे। सबसे अधिक सिक्के मालव जाति के मिले हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि जहाँ राजस्थान में मालवों के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, उनके मूल निवास पंजाब में एक भी सिक्का नहीं मिला है। रेप्सन का मत है कि प्रारंभिक सिक्के 150 ईसा पूर्व के आसपास जारी किए गए होंगे। पतंजलि के महाभाष्य से भी पता चलता है कि यवन आक्रांता 2री सदी ईसा पूर्व के प्रथम भाग में मध्यमिका तक आ पहुँचे थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पंजाब से इन जातियों का पलायन 150 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। पंजाब से हटने के बाद मालव लोग राजस्थान के अजमेर, टोंक, मेवाड़ के मध्यवर्ती क्षेत्र में बस गए और इस क्षेत्र में पहले से आबाद आदिवासी लोगों को पराजित करके अपनी बस्तियां कायम की। पहली सदी के अंत तक इस क्षेत्र में मालवों ने अपनी शक्ति संगठित कर ली थी
और मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया। विद्वानों ने इस नगर की समरूपता टोंक से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा बूंदी से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित नगर या करकोट नगर से की है। शक क्षत्रपों से संघर्ष। द्वितीय सदी में मालवों ने अपनी सीमाओं के विस्तार का प्रयास किया। उनके पड़ोस में पुष्कर क्षेत्र में उत्तम भद्र क्षत्रियों का राज्य था। पश्चिमी भारत के छेरात नरेश शक क्षत्रप नेहपान के साथ उत्तर भद्रों की गहरी मैत्री थी। मालवों ने जब उत्तम भद्रों पर निरंतर आक्रमण शुरू कर दिए तो उत्तर भद्रों ने नेपाल से सहायता की याचना की। नेपाल ने उनकी सहायता के लिए अपने दामाद ऋषभदत्त को भेजा। ऋषभदत्त ने मालवों को बुरी तरह से पराजित किया। उसके नासिक उपनिवेश अभिलेख से इतनी जानकारी अवश्य मिलती है कि मालवों को पराजित करने के बाद उसने पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और इस अवसर पर ब्राह्मणों को 3000 गायें एवं ग्राम दान में दिया। अजमेर क्षेत्र पर नेपाल के शासन की पुष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मालव जनपद को नेपाल की राजनीतिक प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी होगी, अथवा मालव जनपद का बहुत बड़ा क्षेत्र नेपाल के अधिकार में चला गया होगा। दूसरी शताब्दी में उज्जैन के शक वंश का उदय हुआ। उनके उदय के परिणाम स्वरूप मालव जनपद की सुरक्षा व स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। महाक्षत्रप चष्टन रुद्रदामन उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के बहुत बड़ी संख्या में अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र में पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि उज्जैन के शक शासकों ने मालव जनपद को अपने अधीन कर लिया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने राजस्थान के बहुत बड़े भाग को जीता था। मालवों की पड़ोसी जातियां योधियों तथा अर्जुनाइनों को भी अपनी स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ा था। उन दिनों में शक क्षत्रप कुषाणों की अधीनता में शासन करते थे, अर्थात कुषाणों के शासनकाल में मालवगण की नवोदित शक्ति को गहरा धक्का लगा था। मालव शक्ति का पुनः विस्तार। कुषाणों की शक्ति के पतन के बाद मालव शक्ति का पुनः विस्तार प्रारंभ किया, जिसकी पुष्टि 3री-4री शताब्दियों में भरतपुर, कोटा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में मालव संवत के प्रयोग से होती है। नांदसा यूप अभिलेख। नांदसा यूप भीलवाड़ा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जिसकी तिथि कृत संवत 682 यानी कि 225 ईस्वी है के अनुसार इक्ष्वाकु कुल, जिससे प्रख्यात मालव कुल में उत्पन्न जय सोम के पुत्र श्री सोम के कार्यों द्वारा देश में स्वतंत्रता एवं समृद्धि का पुनरागमन हुआ। इस लेख में श्री सोम द्वारा षष्ठी रात्र यज्ञ का संपादन का उल्लेख है। इस यज्ञ का अभिप्राय संभवतः पश्चिमी भारत के शकों पर मालव जाति की विजय से है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा यह षष्ठी रात्र यज्ञ का संपादन किया गया था और इस घटना को पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यकाल में उत्कीर्ण किया गया था।
स्तंभ की स्थापना श्री सोम द्वारा की गई थी। इसमें प्रयुक्त शब्द सप्त सोम संस्था का अभिप्राय 7 स्तंभों के यज्ञ के निमित्त स्थापना से है। इसलिए मालवों की स्वतंत्रता संघर्ष और इसमें उनकी सब लिए अभी ठोस तथ्यों की आवश्यकता है, परंतु इस अभिलेख से निश्चित हो जाता है कि मालवों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जाति के गुण मुख्य का वितरक अवश्य हो गया था। फिर महाराज अथवा महासेनापति जैसी उपलब्धियां धारण करने की प्रथा का विकास नहीं हो पाया था। डॉक्टर रामवृक्ष सिंह वेनपुरी ने यह संभावना व्यक्त की है कि 238 ईस्वी के बड़वा अभिलेख जो कोटा का मोखरी महासेनापति बल मालवों की अधीनता करता था अथवा उसके अधीन रहा होगा। मालव महाजनपद का पतन। मालव आयुधजीवी यानी कि सैनिक जीवी थी। उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दीर्घ काल तक शकों एवं कुषाणों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बाद में अवंती के शकों के साथ उनका जोरदार संघर्ष चला। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मालवों और शकों दोनों की शक्ति क्षीण हो गई और दोनों को ही नवोदित गुप्त शक्ति के सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार मालव, अर्जुनायन, योधे आदि जातियों ने समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। गुप्तों के समय में भी मालव जनपद में केंद्र के अधीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रही होगी, परंतु उन्होंने उनके समूचे जनपद पर अपना शासन स्थापित कर लिया। कुछ विद्वानों ने यशोधर्मन यानी 532 ईस्वी को मालव मानते हुए ये मत प्रतिपादित किया है कि 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में यशोधर्मन ने समस्त उत्तरी भारत में मालव विजय का पताका फैलाई। मालव संवत। मालव जाति एक स्वतंत्र संवत का प्रयोग करती थी जो पहले कृत, फिर मालव और अंत में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृत अथवा मालव संवत का प्रचलन 57 ईसा पूर्व से हुआ था। प्राचीन भारत का विक्रम संवत भी 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अतः मालव संवत ही कुछ समय बाद कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इसे पहलव संवत मानते हैं जिसकी स्थापना दुंगियाना पूर्वी ईरान में हुई थी। इसलिए निश्चित तौर पर मालव संवत को विक्रम संवत कहना उचित नहीं होगा। मालव सिक्के। रेड तथा पूर्वी राजस्थान में हजारों की संख्या में मालवगण के सिक्के पाए गए हैं। इनका समय ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसा की दूसरी सदी तक का समय है। इसका आकार छोटा है और इनमें कुछ का व्यास आधा इंच के बराबर है। इनका वजन 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन तक का देखा गया है। रेड से प्राप्त सिक्कों पर कई मालवाना है तो बहुतों पर मालव के सेनापतियों के नाम जैसे माप्य, मनुज, मापजे, मपजेस आदि अंकित है। कई सिक्कों के अग्रभाग पर बोधि वृक्ष तथा पृष्ठभाग पर सूर्य, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक, अग्नि अथवा सूर्य का चिन्ह भी अंकित दिखाई देता है। नगर या कारकोट नगर जो उनियारा टोंक जिला के क्षेत्र में है से मालवों के सिक्के पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। कार्लाइल नामक विद्वान ने 4 मील के घेराव में इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया और उसे यहाँ से लगभग 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि नगर में मालवगण की टकसाल रही होगी।
यहाँ से प्राप्त सिक्के बहुत हल्के व छोटे आकार के हैं, जिस पर दूसरी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व चौथी सदी ईस्वी दूसरी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में लगभग 40 मालव सरदारों के नाम अंकित हैं। रांगे की एक स्टैम्प सील में भी मिली है, जिस पर मालव जनपद आख्यान अंकित है। अधिकांश सिक्के परवर्ती कालों के हैं। कुछ विद्वान कुछ सिक्कों पर जयो मालवानाम या मालवानाम जय आख्यान है और कुछ पर मालव सेनापतियों के नाम है। सिक्कों के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि मालवों ने लंबे समय तक सुदृढ़ लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखा, क्योंकि उनके सिक्कों पर किसी शासक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। सांस्कृतिक जीवन मालव लोग वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक धर्म की परंपराओं को जीवित रखा। उन्होंने यूपों का निर्माण करवाया और समय समय पर वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का संपादन किया। उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण सूर्य, नंदी, सिंह आदि चिन्हों से ज्ञात होता है कि वे सूर्य, शक्ति और शिव और शक्ति की पूजा करते थे। सिक्कों पर उत्कीर्ण बोधि वृक्ष से ज्ञात होता है कि बाद में यह बौद्ध धर्म भी काफी लोकप्रिय रहा होगा। मालव प्रदेश में जैन धर्म का भी प्रचलन था। मालव अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे। साम्राज्य में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था। इस प्रकार हमने मालव गण के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।